कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम सेकंड भाग के 11वें अध्याय विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति नामक पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले विकिरणों की द्वैत प्रकृति के विषय में जानते हैं। विकिरणों की द्वैत प्रकृति डोल नेचर से हमारा तात्पर्य है कि ये विकिरण तरंगों के समान भी व्यवहार करते हैं तथा कणों के समान भी व्यवहार करते हैं। द्वैत प्रकृति का मतलब यही है, दो प्रकार से व्यवहार करते हैं कि एक तो तरंगों के समान भी और एक कणों के समान भी। जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति मानकर की जा सकती है, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति मानकर की जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश विकिरण कभी तरंग के समान व्यवहार करता है तो कभी कण के समान व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश विकिरण की प्रकृति को, इस प्रकार की प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहते हैं। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की खोज तथा उसकी व्याख्या करने में निम्नलिखित वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा। हर्ट्ज, हालवेश, जे थॉमसन, लेनार्ड और मिलिगन और आइंस्टीन। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने देखा कि जब किसी विसर्जन नलिका की कैथोड पर बैंगनी अथवा पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो वे विद्युत उत्सर्जन सुगमता से होने लगता है, परंतु वे स्वयं इस घटना का कारण न बता सके। उन्होंने ये प्रयोग तो कर लिया लेकिन घटना को वो डिफाइन नहीं कर पाए। इसके पश्चात हालवेश ने हर्ट्ज के कथन की प्रयोग द्वारा पुष्टि की। उन्होंने एक निर्वात बल्ब में जस्ते की दो प्लेटें रखी। इन प्लेटों से संबंधित दो तारों को बल्ब से बाहर निकालकर एक बैटरी तथा सुग्राही धारामापी के द्वारा संबंधित कर दिया, जैसा कि स्क्रीन पर चित्र बना हुआ है। हालवेश ने देखा कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डाल ली जाती हैं तो तुरंत ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही पराबैंगनी किरणें डालनी बंद कर दी जाती हैं तो धारा का प्रवाह होना भी बंद हो जाता है। परंतु यदि पराबैंगनी किरणें धन प्लेट पर डाली जाती तब कोई धारा नहीं बहती। यानी कैथोड पर डालें, यानी ऋण प्लेट पर डालें तभी ऐसा होता है, अथवा होती भी तो बहुत क्षीण धारा प्रवाहित होती है, लेकिन होती नहीं। हालवेश स्वयं इस घटना का कारण नहीं बता सके, वो भी इसको डिफाइन नहीं कर पाए। इसके पश्चात जे थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश के गिरने पर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सन 1900 में लेनार्ड ने बताया कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरण डाली जाती है तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं, जिससे वैद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा धारा बहने लगती है। परंतु धन प्लेट पर किरणें डालने से धन प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं आ पाते, क्योंकि ऋण प्लेट तो ऑलरेडी ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाते। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, अतः परिपथ पूरा न होने के कारण धारा नहीं बहती। प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु में इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं तथा उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इसके पश्चात आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की सफल व्याख्या की तथा प्रकाश उत्सर्जन संबंधी एक समीकरण E के = hν-w की स्थापना की। इस समीकरण को आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत ऊर्जा उत्सर्जन समीकरण कहते हैं, जहां E के 1/2 mv² मैक्सिमम तथा W कार्य फलन है और W = होता है hν0। ν0 दहली आवृत्ति है, या 1/2 mv मैक्सिमम mv² = hν-hν0। h कॉमन निकाल लेंगे इसमें तो ν - ν0 बच रहेगा।
समीकरण से स्पष्ट है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का कितना भी प्रकाश धातु की प्लेट पर गिराया जाए कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर किए गए प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए। देखिए पहला नियम क्या है, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरी बात, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाती है, यानी जो आपतित प्रकाश के उसकी आवृत्ति अगर बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ये न्यूनतम आवृत्ति क्या होती है, दहली आवृत्ति, अभी पीछे बताया। तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है इसका मान। प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता टाइम लैग नहीं होता है, चाहे वो प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। अब हमारा टॉपिक है दहली आवृत्ति। अभी हम दहली आवृत्ति की बात कर रहे थे। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, कम से कम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का कितना भी प्रकाश वस्तु पर गिराया जाए कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का। तो दहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसे न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। ये वी सा लग रहा है, न्यू जीरो बोलते हैं इसको। अच्छा, दहली तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश या आपाती प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। दहली तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य का कितना भी प्रकाश धातु पर गिराया जाए कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो यहाँ यह है कि दहली आवृत्ति से अगर न्यूनतम आवृत्ति है उससे कम का कोई अगर उस पर प्रकाश डालेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, अनुमति दी।